मारने पहुंच जाता है, कैसे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या करवा देता है, क्या इसका नेटवर्क है, कैसे ये काम करता है, कड़ी दर कड़ी आपके सामने हाजिर है। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1990। राजस्थान में एक जगह है रायगढ़, और इसी रायगढ़ में एक परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया का नाम था रामचंद्र। पेशे से ये पुलिस महकमे में एसआई थे। इनकी बीवी एक हाउसवाइफ और इनके घर एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम इन्होंने रखा संपत। संपत बचपन से ही पढ़ने लिखने में काफी होशियार। परिवार में संपत दो भाई, संपत और अनमोल। साथ ही पिता चूंकि पुलिस में थे तो पुलिस में होने की वजह से पूरे इलाके में ठीक ठाक नाम था, सभी लोग सम्मान करते थे। पैसे की भी कोई दिक्कत थी नहीं, बचपन पंजाब में ही गुजरा। इस वजह से पढ़ाई लिखाई से लेकर जो कुछ संपत को करना था उस हिसाब से परिवार वालों ने सपोर्ट किया। उस हिसाब से जो कुछ जरूरतें होती वो तमाम जरूरतें पूरी की। पढ़ने लिखने के साथ जो संपत था वो एथलीट में बहुत आगे था, यानी खेल कूद और दौड़ धूप में इसकी जो स्थिति थी, इसकी जो शरीर की बनावट थी वो तमाम चीज़ें बहुत अच्छी थी। लंबी दूरी की रेस में ये बहुत कम वक्त लेता था। तो पढ़ाई के साथ साथ इसने अपने इस दौड़ धूप को भी जारी रखा। लंबी लंबी रेसों में पार्टिसिपेट करता, कई जगहों पे ये जीतता चला गया। इस वजह से एक अच्छे रेसर के रूप में इसकी गिनती हुई। कई जगह जब कोई कंपटीशन होता तो संपत को बुलाया जाता, संपत भी बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेता। कई बार ऐसा हुआ कि ये जीत के भी आता। इसी दौरान इसकी पढ़ाई लिखाई भी बढ़िया चलती रही। वक्त के साथ साथ ये ग्रेजुएशन करने पहुंचा, और जैसे ही ग्रेजुएशन करने ये जाता है तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर के कुछ ही महीनों में कॉलेज की तरफ से ये जो एथलीट कंपटीशन था उसमें पार्टिसिपेट करता है। उसमें पार्टिसिपेट करता है, फर्स्ट रैंक पाता है। इस वजह से अब कॉलेज के सारे लड़के इसको जानने लगे, इसको पहचानने भी लगे। तत्काठी भी इसकी बढ़िया थी, इस वजह से कुछ लड़कों में इसका दबदबा भी हुआ। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो संपत था उसका ध्यान अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने फादर के रेपुटेशन और अपने एथलीट के रूप में ही था। ना इसने कभी गुंडागर्दी करने की सोची, ना ही अपने नाम की धौंस जमाने की सोची। जो कुछ इसके पास था इसके खेल कूद, इसकी पढ़ाई लिखाई के दम पे ही था। वक्त के साथ साथ ये बड़ा भी हुआ। लेकिन इसी दौरान साल 2006-07 की बात है, इसकी जिंदगी में एक शख्स की एंट्री होती है जिसका नाम लॉरेंस बिश्नोई है। लॉरेंस बिश्नोई इसका सीनियर होता है। सीनियर होने के दौरान कई बार जब वो अपना ग्रुप बना के प्रचार वगैरह कर रहा था, अपने संगठन को आगे बढ़ा रहा था, उसी टाइम जो पॉलिटिक्स थी उस पॉलिटिक्स में लॉरेंस बिश्नोई काफ़ी सक्रिय था, खासकर कॉलेज पॉलिटिक्स में। तो इसी दौरान लॉरेंस से इसकी मुलाकात हुई। मुलाकात में दोनों की बातचीत हुई। बातचीत एक दूसरे को समझ में आ गई, दोनों के बीच दोस्ती हो गई। अब दोस्ती आगे बढ़ी तो एक दूसरे के सुख दुख में भी ये लोग हिस्सा लेने लगे। इसी दौरान जो लॉरेंस बिश्नोई था वो चुनाव भी लड़ने वाला था। तो इसी चुनाव लड़ने के दौरान जो संपत नेहरा था अपनी पढ़ाई लिखाई को, अपने खेल कूद को साइड रख के लॉरेंस बिश्नोई के साथ जुट जाता है। जुटने के बाद आलम यह हुआ कि कॉलेज में कुछ भी काम हो, लॉरेंस बिश्नोई कुछ करने को सोचे तो वो तमाम चीज़ें उस संपत से डिस्कस करे कि संपत इस मामले में क्या करना चाहिए, ये चीज़ें कैसी होंगी। संपत जो सजेशन दे देता लॉरेंस बिश्नोई उसे मान जाता। तो कहीं ना कहीं अब संपत को भी लगने लगा कि लॉरेंस काफ़ी भरोसा करता है, तो उसके लिए बढ़िया से बढ़िया सजेशन, बढ़िया से बढ़िया काम करना है। इधर कॉलेज में भी अब लॉरेंस का नाम, उसकी मकबूलियत, उसकी कदकाठी बढ़ती रही। तो पर्दे के पीछे से कहीं ना कहीं संपत को भी एक तरह से बल मिला कि पूरे कॉलेज में कोई दिक्कत होगी तो लॉरेंस मेरे साथ होगा। इसी दौरान जिस संगठन को लॉरेंस बिश्नोई ने बनाया था उसी संगठन से जो संपत नेहरा है वो प्रेसिडेंट हो जाता है। अब जब ये प्रेसिडेंट हुआ तो किसी नाम, किसी पहचान या फिर कोई दिक्कत अब संपत नेहरा को होनी ही नहीं थी। तो लॉरेंस बिश्नोई के बैनर तले, उसकी छत्र छाया में जो कॉलेज पॉलिटिक्स है उसमें संपत नेहरा की अब ऑफिशियली एंट्री हो जाती है। यानी एक लड़का जो पढ़ने लिखने में बेहद होनहार था, जो बढ़िया एथलीट था, नेशनल लेवल पे सिल्वर मेडल पा चुका था, वो लड़का इन सब चीज़ों को ताक पे रख के कॉलेज पॉलिटिक्स में घुस चुका था। शायद ये चीज़ें ये ना करता तो आज कहीं और होता। लेकिन खैर, जब संपत नेहरा इसमें घुसता है उसके बाद ये कभी पीछे मुड़ के देखता नहीं। इसी दौरान जो लॉरेंस बिश्नोई है गुंडागर्दी, रंगबाजी, इन तमाम चीज़ों की दुनिया में भी आगे बढ़ता रहा। वक्त के साथ साथ लॉरेंस बिश्नोई एक कुख्यात गैंगस्टर हो गया, और उसी जमाने से लेके अभी तक लॉरेंस बिश्नोई के साथ संपत नेहरा रहा। तो कहीं ना कहीं ये भी गलत रास्ते पे चलने लगा।
अब जब ये देखता है कि लॉरेंस बिश्नोई किसी को मार रहा है, किसी को धमकी दे रहा, उस वजह से लॉरेंस बिश्नोई का नाम है, तो कहीं ना कहीं संपत नेहरा ने भी सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिस वजह से लोग मुझसे भी डरें, मैं भी इस गुंडागर्दी की दुनिया से पैसे कमाऊं, अपना नाम रोशन करूं। नाम रोशन करना तो गलत होगा, अपना नाम बदनाम करूं। तो कहीं ना कहीं साल 2016 या 15 लास्ट की बात है, संपत नेहरा भी ये सारी चीजों को छोड़ के गुंडागर्दी की दुनिया में पहला कदम रखने वाला था। बाकायदा इसने प्लान बनाया। प्लान बनाने के साथ अभी अपने कुछ साथियों को इकट्ठा करता है और इसके जहन में एक चीज आती है कि क्यों ना हम आसपास के लोगों को लूटना शुरू कर दें। ऐसे लोग जो ढेर सारे पैसों को लेके गाड़ी से इधर उधर जाते हैं, उनके पैसे उनके बैग में होते हैं, वो बैग उनकी कार में होती है। तो अगर ऐसे लोगों को हम रोकने के बाद उनको लूट लें तो शायद हमारे लिए अब आगे की जिंदगी बहुत अय्यासी भरी होगी। पूरा प्लान बना, एक टारगेट फिक्स किया गया कि बस अब इसी को लूटना है और इसके पास अच्छे खासे पैसे होंगे। अब जब टारगेट फिक्स हुआ तो उसकी रेकी करनी शुरू की संपत नेहरा और उसके दोस्तों ने। लगातार साल 2015 के लास्ट से ही रेकी करना शुरू करते हैं और साल 2016 के जनवरी महीने में उस शख्स को ये लोग पिस्टल और असलहों की नोक पे रोकते हैं। रोकने के बाद उसको लूटते हैं और लूटने के बाद ये धमकी देते हैं कि तुम किसी से अगर इस बारे में कुछ भी कहोगे तो इस बार तुमको जिंदा छोड़ रहे हैं, लेकिन अगली बार नहीं छोड़ेंगे। अब इस उम्मीद में ये लोग वहां से चले जाते हैं कि शायद ये जो शख्स है किसी से कहेगा नहीं, लेकिन अब संपत नेहरा न कोई नाम न कोई पहचान, कोई इसको जानता था नहीं। तो भले ही उस टाइम पिस्टल की नोक की वजह से जो आदमी था वो कुछ बोलता नहीं, लेकिन जैसे ये लोग जाते हैं फौरन ही वो शख्स पहुंच जाता पुलिस स्टेशन और जाने के बाद कंप्लेन दर्ज करवाता और कहता है कि साहब ऐसे ऐसे लोग थे, वो आते हैं और ऐसी ऐसी वेशभूषा थी और मुझको लूटते हैं, और लूटने के बाद इस दिशा में चले गए। अब पुलिस वाले भी जब ये चीज सुनते हैं उन्हें भी लगा कि वैसे इतने लोग परेशान कर रहे हैं, ये नया गैंगस्टर कौन है, इसको भी रोका जाए। लिहाजा पुलिस वालों ने अब दबिश डालनी शुरू की और अलग अलग जगहों पे छानबीन, अलग अलग जगहों पे जांच पड़ताल, न जाने कितने लोगों से पूछताछ हुई। और जब पूछताछ हुई तो फिर पुलिस वालों को नाम पता चला कि इस लड़के का नाम संपत नेहरा है। पुलिस वाले जाते हैं, संपत नेहरा को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज देते हैं। मामला कोर्ट में जाता है, अंडर ट्रायल हो जाता है। लेकिन चूंकि जो संपत नेहरा के फादर थे वो खुद पुलिस महकमे से जुड़े थे और संपत की इस हरकत की वजह से वो काफी शर्मिंदा थे, तो जब इस मामले के बारे में उन्हें पता चला तो उन्होंने फिर खुद मना कर दिया और कहा कि इस मामले में मैं संपत की कोई भी पैरवी नहीं करूंगा। यानी अगर उसने गलती की है तो अपने हिसाब से जाए, अपना मामला देखे, जो कोर्ट सजा देगी वो देगी, मैं कोई पैरवी या फिर कोई और चीज नहीं करूंगा। अब इधर संपत की कोई पैरवी हुई नहीं, लिहाजा संपत जेल में ही रहा। साल 2016 से ये जेल में बंद था और साल 2017 आ गया और देखते ही देखते साल 2017 भी आधा गुजर गया। संपत का ना कोई हाल ले रहा, ना कोई उससे पूछ रहा कि तुम कहाँ हो, कैसे हो, ना ही कोई जमानत ले रहा। तो इन तमाम चीजों ने फिर संपत को एक तरह से एकदम बदल के रख दिया। यानी जो पहला कदम उसने गुंडागर्दी और दहशतगर्दी के रास्ते पे रखा था, जब परिवार वालों ने नाता तोड़ा तो अब संपत के लिए कोई रोक टोक, कोई बंदिश रही नहीं। और अंत में अब उसने सोचा कि अब कोई जमानत तो लेगा नहीं, जेल में यूं ही पड़ा रहूंगा, तो कुछ प्लान करते हैं। तो फिर प्लान क्या? तो फिर इसके जहन में आया कि अगर कोई जमानत नहीं ले रहा तो हम छोड़ के भाग भी तो सकते हैं। अब कैसे? तो उसके लिए प्लान बना। अब लगातार ये पुलिस वालों के साथ जब जब पेशी होती जाता, उनसे घुलता मिलता। इस कदर उसने कई पेशियों के दौरान पुलिस वालों का भरोसा जीत लिया था कि पुलिस वाले भी अब ढीले पड़ गए थे कि अच्छा लड़का है, कुछ दिन बाद शायद बेल पा जाए, उसके बाद सुधर जाएगा। लगातार हालचाल लेना, सबसे दुआ सलाम करना, तो पुलिस वाले भी ढीले हो गए। कहीं ना कहीं जो पकड़ के रखते थे वो चीजें उन्होंने छोड़ी कि कहीं नहीं जाएगा, बैठा रहेगा। और शायद इसी फिराक में संपत नेहरा शुरू से था। एक दिन ऐसे ही जून साल 2017 की बात है, संपत नेहरा जब पुलिस वालों का भरोसा जीत लेता है और उसे लगता है कि अब ये लोग थोड़े से ढीले पड़ गए हैं, तो अचानक से पेशी के दौरान ये कहीं से मिर्ची पाउडर का जुगाड़ करता है और उसको पुलिस वालों की आंखों में फेंकता है और फेंकने के बाद खुद और अपने एक साथी के साथ गायब हो जाता है। अब गायब होने के बाद उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो घर जाए और आगे की जिंदगी सुधार ले, या तो फिर कहीं जाके गुमनाम जिंदगी जिए। तो घर वालों ने कनेक्शन तोड़ दिया था, इस वजह से अब ये सोचता है कि मैं घर तो नहीं जाऊंगा। लिहाजा अब यहीं से अपने गुरु, अपने आका, एक तरह से इसके जो भगवान है लॉरेंस बिश्नोई, उन तक ये जाने का फैसला करता है। तब तक लॉरेंस बिश्नोई भी अलग अलग मामलों में जेल में बंद था।
तो फिर ये जाता है और लॉरेंस बिश्नोई से मिलता है और कहता है कि मैं अब आपको सही रूप से ज्वाइन करना चाहता हूँ। अब जैसे ही सही रूप से ज्वाइन करने की बात होती है, लॉरेंस बिश्नोई भी खुश हो जाता है कि चलो, कॉलेज के टाइम में भी ये मेरा मैनेजर था, इसकी मेरी ट्रेनिंग अच्छी थी, बातें अच्छी थी। ये है इंडिया के पुराने इन्वेस्टिंग की दुनिया। इस घटना का कुछ भी नहीं पता था। वो अपनी शॉप से आ रखा था पेट्रोल पंप की तरफ, तो उसका कॉल आया था कि 2 सवारी छोड़नी है सुजानगढ़। तो मैं बोला ठीक है, छोड़ दूंगा। फिर मैं घर पे आके वाइफ को ड्रॉप करके हम हॉस्पिटल गए हुए थे। ड्रॉप करके फिर वापस गया था, तो वहां से वो पीछे वाली सीट पे बैठ गए थे दोनों। और जिसका कॉल आया था और एक लड़का और साथ में था जो मेरे साथ ही रहता है, वो एक लड़का पीछे बैठ गया और आगे की तरफ एक लड़का बैठ गया। उनको मैं बोला आप दोनों चल लो, नाइट का टाइम है, 2 लड़कों को छोड़ना है, आपने फोन किया तो साथ में सेफ्टी रहेगी, नाइट का टाइम है। तो हम चले गए। फिर उन्होंने 1500 रुपये पेट्रोल पंप पे दे दिए हमें, लाडनू पुलिया के पास में जो पेट्रोल पंप है डीडवाड़ा में, वहां पे दिए। तो मैंने तेल डलवा के वहां से फिर सुजानगढ़ की ओर रवाना हो गए। तो रास्ते में वो बोल रहे कि हमें कभी चूरू छोड़ दो, सालासर छोड़ दो, हिसार छोड़ दो। तो मैं बोला भैया आपको एक बार बता दो जाना कहाँ है। बोला हिसार छोड़ दो। तो मैं बोला हिसार के ज्यादा पैसे लगते हैं। तो बोला 10, 15, 20 हजार लग जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ दो। तो मैं बोला भैया हमारे घर वाले अलाउ नहीं करते 10 बजे के बाद में। तो उनको फिर वो बोले ठीक है सुजानगढ़ की तरफ चलो, वहां से कोई साधन देखते हैं। मैं बोला भैया आप ट्रेन में चले जाओ। तो बोला हम ट्रेन में नहीं जाएंगे, हम आराम से जाएंगे बस में या टैक्सी में। तो फिर उनको एक बस दिख गई सुजानगढ़ बस स्टैंड पे, दिल्ली नोखा लिखा हुआ था उस पे। तो वहीं उन्होंने गाड़ी रुकवा ली और उसी बस की तरफ वहां कंडक्टर से बात करने लग गई कि हमें हिसार जाना है। तो उनको वो बोला कि हिसार तो नहीं जाएंगे। तो फिर वो दारोड़ा की ऐसी कुछ बात करने लग गई। तो आपको कहीं कोई आभास नहीं हुआ कि इतने बड़े अपराधी इतना बड़ा अपराध करके आए हुए? नहीं सर, ऐसी कोई आभास भी नहीं होने दिया। उन लोगों ने भी आराम से बात कर रहे थे और वो हरियाणवी लैंग्वेज में बोल रहे थे। मैं पूछ भी रहा था कि आप इधर क्यों आए हो, एकदम नॉर्मली फ्रेंडली बात करते हुए जा रहे थे। फिर थोड़ी देर बात किए, फिर वो चुपचाप बैठ गए। तो फिर हम भी नॉर्मल होके फिर गाड़ी चलाने लग गए। और जैसे ही मतलब लाडनू के पास आने लगे तो बार बार में बोल रहे थे कभी सालासर, कभी सुजानगढ़, कभी हिसार, कभी चूरू, ऐसे बोल रहे थे। तो फिर हमने वहीं सुजानगढ़ में ड्रॉप कर दिया था उनको। आपको कब पता चला कि वो इतने बड़े अपराधी थे? सर जब मैं रात को आया था, लेट आ गया, 11:30 हो गए थे आते आते। तो दूसरे दिन जब मैं उठा था तो हमारे शॉप पे कोई नहीं गया था। तो मैं बोला गए क्यों नहीं। तो बोला आज मार्केट बंद है, किसी का हत्याकांड हुआ है वहां पे। तो मैंने न्यूज देखी थी, वीडियो देखे थे स्टेटस पे। तो स्टेटस को जैसे जूम किया तो मुझे लगा कि ये तो रात वाले लड़के हैं जिनको ड्रॉप किया था। तो फिर मैंने अपने घर पे बताई थी सारी घटना कि ऐसा हुआ था और इनको मैं ड्रॉप करके आया था। फिर घर वालों ने मुझे कजन अंकल है उनके पास में भेजा था, तो वहाँ कोई नहीं था। फिर मैंने शाम के टाइम 6-7 बजे करीब अंकल को कॉल लगाया, मैं ऐसी बात पे क्या करूं। तो उन्होंने बोला कि पुलिस की हेल्प करनी चाहिए, तुझे थाने में चला जा सीआई साहब के पास में। तो मैं वहां जाके सीआई साहब को पूरी घटना बताई थी। क्योंकि मैं जब जा रहा था तो मेरे जो दोस्त था जिसने कॉल किया था वो रास्ते में मिल गया था मुझे। तो उसके पास में खड़ा था, तो वहां पुलिस की गाड़ी आई थी और हम दोनों को वहां से एसपी ऑफिस ले गई। आपको वापस भेज दिया था। आपका एक दोस्त अगर आप हत्या सिर्फ एक नहीं होती, उसके साथ एक और मर्डर होता है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, जिसकी हत्या के बाद आपको देश जो राजस्थान के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन देखने को मिला होगा, और उसके बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आती है। पुलिस ने तुरंत एसआईटी बनाई और एसआईटी में राजस्थान के चर्चित आईपीएस दिनेश एमएन जी को, जो एडीजी क्राइम भी है, उनको एसआईटी का प्रभार दिया गया। वो आप मेरे साथ हैं और मैं इनसे उन हर सवाल का जवाब जानने की कोशिश करूंगा जिसकी जनता ये चाहती है कि इसका जवाब मिले। मेरा पहला सवाल सर आपसे ये है कि सबसे पहले आप लोगों तक ये सूचना कब आई, टीवी के माध्यम से या फिर थाने से? और जब वो हत्यारे भाग रहे थे तो आपका एक्शन कैसा रहा, वो कैसे हाथ से निकल गए? नहीं, एक्चुअली जिस दिन घटना हुई मैं छुट्टी पर था, बेंगलुरु में था। अभी मैं कल वापस आया था, मैं डीजी साहब ने बुलाया था। तो जिस तरह से मुझे पता चला कि एसएचओ को सूचना आई थी, उसके बाद वो लोग वहाँ से घटना करके निकले। पहले निकलते वक्त एक स्कूटी में एक व्यक्ति जा रहा था, उसको रोका, नहीं माना तो उसके ऊपर भी फायरिंग किया। उसके बाद स्कूटी छीन के भागे। उसके बाद पुलिस ने काफ़ी दूर तक उनका वो सीसीटीवी वगैरह से पता किया कहाँ गए। उसके बाद वहाँ से वो लोग निकल गए थे। बाद में पुलिस ने आके मौका वगैरह देखा। मौका देखने के बाद जो संभावित जो ठिकाने हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई किया। वो जो 2 थे जो सीसीटीवी में आ गए थे, उनको आइडेंटिफाई किया। जैसे इनका आइडेंटिफिकेशन हुआ, उसके बाद इनके संबंधित ठिकानों पर रेड्स वगैरह चालू किया। उसके बाद डीजी साहब ने एक एसआईटी बनाई है मेरे सुपरविजन में, और कैलाश विश्नोई डीआईजी है, उनके नेतृत्व में बनाई है। इसमें सब जगह हरियाणा, पंजाब, वहाँ से हम लोग टच में हैं और जहाँ जहाँ ये संभावित ठिकाने हो सकते हैं सब जगह रेड्स कर रहे हैं हम लोग। और पिछले
2 दिन में करीब करीब 100 लोगों को उठा के पूछताछ कर रहे हैं, अलग अलग जिलों में भी, अलग अलग थानों में भी, और पूरा एफर्ट कर रहे हैं कि इनको अरेस्ट करने के लिए। उम्मीद है जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। ये जब घटना हुई और ये 2 लोगों को आप लोगों ने जब सीसीटीवी के जरिए पहचाना, तो क्या ये पहले से राजस्थान पुलिस के वांछित थे? इनके ऊपर पहले भी मुकदमे दर्ज थे? एक तो राजस्थान का नहीं, एक तो हरियाणा का है, वहाँ वो हरियाणा से वांछित है। और दूसरा जो है रोहित, एक तो ये राजस्थान में 1-2 केस उसके उदयपुर में कुछ 3 महीने पहले, शायद 1-2 महीने पहले आर्म्स एक्ट में बंद हुआ था, उससे पहले शायद पॉक्सो एक्ट में बंद हुआ है। और बहुत ज़्यादा केसेस नहीं थे, लेकिन वो जो दूसरा जो है वो अभी जो फौजी, जो हरियाणा का फौजी है, वो करीब 1 महीने पहले हरियाणा पुलिस के साथ मुजामत हुई थी, उसमें एक घटना हुई थी, उससे भागा हुआ है, वहाँ वांटेड था वो। तो ये जब घटना हो गई तो इसके बाद प्राथमिक जांच शुरू हुई, एसआईटी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, एक तो बहुत बड़ा इंसिडेंट है और एक मतलब समाज को रिप्रेजेंट कर रहे थे और काफ़ी नामचीन आदमी थे, और इनकी जो मतलब घटना भी बहुत गंभीर घटना थी, सिटी में आके इस तरह से किया, प्लस इससे काफ़ी लोगों में आक्रोश भी था और सीरियस इंसिडेंट भी है। और हमने काफ़ी टाइम से कोशिश किया था इस तरह के इंसिडेंट नहीं हो, हमने काफ़ी एक्शंस भी लिए थे, काफ़ी लोगों को अरेस्ट भी किया था, और अलग अलग एरिया डोमिनेशन और इनके प्रॉपर्टी सीज करना इस तरह से कर रहे थे। हमारे लिए भी ये बड़ी घटना है, हमारे इतने एफर्ट्स के बावजूद भी इतनी बड़ी घटना हो गई, तो इसीलिए एसआईटी बनाने की ज़रूरत पड़ी। इसके अलावा ये इनकी इंटरस्टेट रेमिफिकेशन से, एक हरियाणा का रहने वाला है और संभावित इनको कराने वाले हैं, या तो जेल में बैठे बाहर है, तो इसीलिए एक डेडिकेटेड टीम की ज़रूरत पड़ी, एक थाने लेवल के काम